हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अन अकेडमी। आज हमारे साथ हैं टॉपर सेशंस में राहुल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 51 हासिल की है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में। और इनकी जो स्टडी थी वो मैक्सिमम स्टडी इन्होंने सेल्फ स्टडी से की है और काफी अच्छा रैंक लेके आए हैं। तो काफी सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल है एंड दैट्स व्हाई वो आज के सेशंस में आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। इन्होंने काफी सारे वीडियो लेक्चर्स जैसे कि जीएस अनअकैडमी से प्रिपेयर किए थे, टॉपर्स से इंटरव्यू सेशन जो थे वो इन्होंने अनअकैडमी से प्रिपेयर किए थे। तो दैट्स व्हाई ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू योर प्रिपरेशंस, और एक आपको काफी अच्छा मोटिवेशन एंड काफी अच्छा प्रिपरेशन प्लान आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट्स को क्यूरी है रिलेटेड टू किसी भी फील्ड, तो आप इस वीडियो जब रिलीज हो तो उसके कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा। उन क्यूरी को हम किसी नेक्स्ट टॉपर जो भी हमारे पास आएगा उनके साथ हम डिस्कस करेंगे और उन क्यूरी को सोल्व करेंगे। सो वेलकम राहुल, how are you? Hello, Kuldeep. I am fine, Kuldeep. How are you? I am also fine. So hopefully you are doing good and अभी तो ज्वाइनिंग आपकी करंटली आने ऑफर लेटर तक आप तक पहुंच गया होगा और अब तो बहुत जल्दी ज्वाइनिंग Yes, है yes. आपकी। सो आपको हाँ, रेलवे अक्टूबर में ज्वाइनिंग है। आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का कौन सा डिपार्टमेंट आपको असाइन हुआ है? Actually, my first priority was IRSME and I got it. So I was quite lucky. और जो रैंक थी इसके अकॉर्डिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई. So डेफिनेटली it इट्स अ was good. वेरी गुड थिंग फॉर यू। सो आपने अपनी प्रिपरेशंस आई थिंक कॉलेज में ही स्टार्ट कर दी थी, तो आप अपनी प्रिपरेशंस आपने कब स्टार्ट की थी उसके बारे में कुछ बताएंगे स्टूडेंट्स को? एक्चुअली कुलदीप मैंने बहुत ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा लेट कुछ नहीं, मेरे को लगता है ठीक टाइम पे स्टार्ट की थी। 7th सेमेस्टर में मेरे को पता लगा था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज अ वेरी हाईली प्रेस्टिजियस एग्जाम और एवरी इंजीनियर शुड कीप एन आई ऑन इट। तो मैंने उसी को एम बनाया था स्टार्टिंग में। तो मैं 7th सेमेस्टर में था जब मैंने पहली बार इसकी प्रिपरेशन बुक्स वगैरह और सिलेबस वगैरह से स्टार्ट की थी। तो मेरा प्रीलिम्स हुआ था, फर्स्ट प्रीलिम्स मैंने 2018 जन में दिया था। उस ओके टाइम पे मैं 7th सेमेस्टर जस्ट क्लियर ही हुआ था। तो ओके लकीली मैंने 3 महीने के अंदर प्रिपेयर किया था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं कहूंगा मैं उसको। तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा चीजों को रेफर कर पाऊँ। तो मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज से वहां पे प्रीलिम्स को एक गुड अच्छे स्कोर से क्रैक किया। ओके वो ओके मेंस नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि लैक ऑफ टाइमिंग और कॉलेज के साथ साथ थोड़ा बॉन्ड नहीं हो पाया। ओके। बाय 2018 June, I finished my college, and in January 2019, I gave my real first attempt actually after the college and got selected in that same year. ये काफी अच्छा है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही माइनर स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं। सो दैट्स व्हाई ये आपने काफी एक बड़ा अचीवमेंट लिया है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में होते हैं। सो राहुल, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपकी जो कंप्लीट स्टडी थी उसमें मैक्सिमम स्टडी आपने सेल्फ स्टडी से ही किया है, लाइक जीएस वगैरह और जो सारे हैं सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, तो वो सेल्फ स्टडी से ज्यादा आपकी प्रिपरेशन थी। तो डेफिनेटली आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या आपका पर्टिकुलर प्लान था, कैसे आपने मैनेज किया? मैं स्टार्ट यहाँ से करूंगा कि स्ट्रेटजी हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। ये कोई एक मॉडल आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे कि हर एक क्यूब में हर एक शेप में परफेक्टली फिट हो। मैं एक जनरल गाइडलाइन आपको बता देता हूँ कि जो नॉन टेक स्पेशली जीएस वाला पोर्शन होता है ईएससी एग्जाम का, वो अगर आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि कोई भी कोचिंग है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो कन्फाइंड वे में उसको अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन कोई भी एग्जाम को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। यूपीएससी इज अ हाईली अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम। तो आपको ज्यादा से ज्यादा और कम टाइम में करना है उसको। तो सेल्फ स्टडी इज अ बेस्ट ऑप्शन आउट देयर। तो आप उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कितना आपको पहले से आता है, कितना आपको और जानना है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेके, तो आप उससे जीएस की तैयारी करेंगे तो आई गेस ज्यादा बेटर होगा। और नए एस्पिरेंट्स जो अभी हमारे आने वाले हैं, क्योंकि एक साल थोड़ा 6 महीने के आसपास एग्जाम भी डिले हो चुका है हमारा। जो जन में होता था वो आई गेस अभी जून जुलाई तक शिफ्ट हो गया एग्जाम। तो उनके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है जो अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। श्योर श्योर। तो आपने जीएस के लिए वीडियो कुछ देखे थे ऑनलाइन, जैसे कुछ वीडियो वगैरह प्रिपेयर किए जीएस के पोर्शन के लिए? मैंने क्या किया था, जीएस वाले पोर्शन में 10 सब्जेक्ट्स थे। तो आप उनको डिवाइड कीजिए, आप उनके ट्रेंड को भी स्टडी कीजिए साथ में। जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स इज हाईली वास्ट। तो आप ये नहीं कर सकते, हम सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट नहीं है तो हम डेली द हिंदू 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा टेक्निकल पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम किसी
मैगजीन को कंसिडर कर सकते हैं, जो मतलब एक लिमिटेड वे में हमें उसको पूरा बता पाए। तो ओके मैंने करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली यही किया था। ईडी के लिए मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे। ओके ओके There are some professors which give really brief view about the subject, so that will be really helpful. ओके ओके सो जैसे जीएस के कुछ सब्जेक्ट हैं जो करंटली अभी, जैसे अभी जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो अनअकैडमी से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी फ्री में मिल जाते हैं, लिमिटेड रिसोर्स में काफी अच्छी फैकल्टी करवाते हैं। तो आपने अपने ड्यूरेशन में कुछ प्रिपेयर किया था लाइक अनअकैडमी से, कुछ आपने देखा हो? मैंने जो मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने अनअकैडमी को ही रेफर किया था, क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जा सकते। आप कुछ ये फोकस्ड वे में आपका एक रिवीजन हो जाए। तो मैंने उस टाइम पे 2018 में 17 के हमारे लोहित कुमार यादव टॉपर थे मैकेनिकल के, तो उनकी वीडियो थी क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग को लेके अनअकैडमी पे, तो मैंने उसको रेफर किया था। उसको मैंने जब किया तो मेरे को लगा कि मेरे पहले से क्वेश्चंस मेरे को आते हैं, मेरा मोरल बूस्ट हुआ और मैंने अच्छा परफॉर्म किया फिर उसमें। ओके ओके श्योर। जो मोटिवेशनल वीडियो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। होप उम्मीद करते हैं कि आपका जो आज मोटिवेशनल सेशन है ये भी स्टूडेंट्स को ऐसे ही मोटिवेट करे, और वो भी जब अच्छा रैंक लेके आए तो ऐसे बोले कि मैंने भी राहुल सर का वीडियो देखा था, दैट्स व्हाई आई फील मोटिवेटेड। ओके सो राहुल, आपने जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट की जब पढ़ाई की थी तो उसमें डेली आपका क्या टारगेट रहता था? अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन आप सोल्व करते थे? लाइक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में आप क्वेश्चन सोल्व करते हो डेली? मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप टारगेट सेट करेंगे ना, अभी ये स्पेशली मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म टारगेट तो रखेंगे कि आपको 2021 एग्जाम देना है और मे बी 22 एग्जाम देना है, तो लेकिन उसको आप डिवाइड कीजिए थोड़ा शॉर्ट टर्म्स में। आप एक टारगेट बनाइए 3 महीने का, आप एक उससे भी छोटा टारगेट बनाइए 2 वीक का। तो उसमें आप कोशिश, जब आपका बहुत बड़ा टारगेट होता है तो क्या करते हैं, आपकी प्रिपरेशन लैग करना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप जो नियर आउटकम है आप उसको नहीं देख पाते, एक दूर देखते हैं। तो शॉर्ट साइटेड और लॉन्ग साइटेड दोनों होना इसमें जरूरी है। मैं खुद क्या करता था, मैं डेली टारगेट्स भी रखता था। जब आप एक दिन की पढ़ाई करके एंड में उसको खत्म करके टिक करते हो तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल बूस्ट मिलता है आपको। आपको लगता है कि आपने एक दिन पूरा कंप्लीट यूटिलाइज किया है। और जब आप उस प्रिपरेशन को लगातार 1 महीना 2 महीना 3 महीना के स्ट्रेच में करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका कोर्स कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जिनमें आपका इंटरेस्ट है। फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट कैन बी थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो भी आपको लगता है कि आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा है, आप वहां से स्टार्ट कीजिए। श्योर श्योर। राहुल, लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे और हमने आपका मैंने एक पर्टिकुलरली आपसे डिस्कशन हुआ था, तब मैं गेट 2019 का मेरा रिजल्ट आ रखा था और उस टाइम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 478 थी। लेकिन उस ड्यूरेशन में जब मैं आपसे कुछ डिस्कस किया था तो बहुत सारी नई चीजें मुझे आपसे सीखने को मिली थी। एंड डेफिनेटली जब मैं सेकंड अटेम्प्ट दिया जिसमें मैं 29 रैंक आई है, तो वो जो आपने चीजें कुछ Yes. एक्सप्लेन की थी वो मैंने भी अप्लाई की, तो दैट्स व्हाई उन चीजों से मुझे भी काफी बेनिफिट मिला था। तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा आपको। एंड राहुल, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी एक स्टूडेंट कुछ भी अभी तक उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, अगर वो अभी से स्टार्ट करता है इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली 11th मंथ या 11th मंथ 15 डेज के समथिंग टाइम है, सो वो क्या क्लियर कर सकता है अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करे? मैं यहाँ पे सभी जो भी इसको वीडियो को देखेंगे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि दिस टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। जितना चाहिए उससे ज्यादा टाइम है। तो आप अगर अभी प्रिपेयर स्टार्ट करेंगे तो आपका 101% चांस है कि अगर आप एक फेयर अटेम्प्ट देंगे तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो कोई भी ये ना सोचे कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से हूँ, मैं अभी तक अच्छी पढ़ाई नहीं की, मैं तो कॉलेज में भी कुछ नहीं सीखा। अब वो सब कुछ नहीं है, कॉलेज डजंट मैटर। अब यहाँ से जो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे वो चीज मैटर करती है। अब आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा था पीछे कि आप अपने टाइम को डेली यूटिलाइज कीजिए। अगर आप एक 24 आवर के टारगेट को अचीव करते हैं, आप उसके बाद वीकली टारगेट को अचीव करते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप्स में आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप कोई भी एक क्वेश्चन सीरीज को उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, आपको लगेगा कि मैंने कब में इतनी तैयारी कर ली। तो आप उसको छोटे टारगेट्स में करेंगे तो आपको बहुत बड़ी एक लॉन्ग प्रोसेस नहीं महसूस होगी वो, क्योंकि आप इसमें ये नहीं कि आप भागने लग गए, आप 12 घंटे से शुरू होकर एंड में 2 घंटे पे आ गए। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ें, ज्यादा मत पढ़ें। आप इतना पढ़ें जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन एफिशिएंटली पढ़ें। अगर धीरे 6 धीरे घंटे पढ़ें तो ऑटोमेटिक वो 6 टाइम घंटे इंक्रीज हो जाएगा।
धीरे धीरे राहुल ऑटोमेटिक टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियली अगर हम 12 आवर्स का पढ़ेंगे तो फिर पॉसिबल है नहीं। लाइक हम 5 to 6 आवर्स का टारगेट सेट करें, फिर डेली अगर हम इम्प्रूवमेंट करें 5-10 मिनट्स का, तो श्योरली जो हमारा टाइम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। हर एक हैबिट को डेवलप करने के लिए हमें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जैसा कि अगर हम रनिंग भी करते हैं तो इनिशियली इतना नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत हो जाती है। सो आपका ये टिप्स होपफुली काफी सारे स्टूडेंट समझ पाए होंगे। तो राहुल, मैं एक क्वेरी पूछूंगा कि जो हमारा डे होता है उसको आप भी अपना जो डे होता होगा डेफिनेटली जो प्रिपरेशन करते होंगे, उसको किस तरीके से डिवाइड करते थे? लाइक किस पर्टिकुलर टाइम में हर एक एक्टिविटी को कितना टाइम देना है, तो वो आपका क्या पर्टिकुलरली प्लान होता था डे के लिए, एक पर्टिकुलर डे को अगर हम चूज करें? देखिए कुलदीप, वैसे तो ये डिफर करेगा एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट, लेकिन मैं अगर अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तो मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि अर्ली मॉर्निंग सेशन हमेशा ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। ये रिसर्च भी बताती है, ये मोस्टली जितने भी लोग प्रिपेयर करते हैं सब इसको मानते हैं कि आप सुबह उठ के पढ़ेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। मे बी आपके केस में आप रात को पढ़ेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप कोशिश कर सकते हो और आपका भी कोई सेट रूटीन नहीं है, तो आप अर्ली मॉर्निंग जितने जल्दी आप दिन को स्टार्ट करेंगे आपको उतना ज्यादा टाइम मिलेगा बाकी के दिन में। तो मैं क्या करता था, मैं 5 बजे, 5:30, 6 तक एटलीस्ट उठने की कोशिश करता था, 6 बजे लास्ट। और आधा घंटा अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है, उसके बाद 6:30 से फर्स्ट सेशन में 8:30 तक पढ़ता था। 2 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते अगर आप सुबह सुबह पढ़ेंगे तो उस 2 घंटे में मैं सबसे जो मुश्किल, सबसे टफ पोर्शन जो होता था, मैं वहां से स्टार्ट करता था। क्योंकि आप देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी होती है हमारे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में भी एक लॉ होता है कि जैसे जो आप दिन के एंड की तरफ जाएंगे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो जो सबसे पहला सेशन होगा वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो उस 2 घंटे में सबसे मुश्किल टॉपिक जो आपको मुश्किल टफ लगता है, आप वहां से स्टार्ट कीजिए। जो मे बी वो सब्जेक्ट हो सकता है, मेरे को मैथ्स थोड़ा सा टफ लगता था, तो मैंने मैथ्स पढ़ता था मैं उस 2 घंटे में, इंजीनियरिंग मैथ्स। और एप्टीट्यूड इजी था, तो वो मैं, अगर मेरे को क्वेश्चन करना होता था तो वो मैं सबसे लास्ट सेशन में करता था। तो आप ऐसे दो दो, आप लगातार 4 घंटे 3 घंटे की पढ़ने की हैबिट ना बनाइए। आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक पढ़ें, उसके बाद ब्रेक लें हाफ एन आवर का, फिर दोबारा पढ़ें, क्योंकि ब्रेक है जो आपकी वो रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। और प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने कहा, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। श्योर श्योर। सो राहुल, ये आपकी जो टिप्स है काफी ज्यादा अच्छी टिप्स है। तो आप जैसे अपना वीक का पूरा प्लान बना के रखते थे क्या, कि जैसे मुझे आने वाले वीक में क्या कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ सोचते थे, या फिर कहीं पे उस प्लान को सेटअप करते थे? ऐसा कुछ प्रोसीजर आप फॉलो करते थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे? यस, मैं कहूंगा कि मेरे को क्या लगता है कि जब तक गोल आपकी आंखों के सामने रहता है ना, तो आप उसको अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। तो मैंने सबसे पहले यूपीएससी कैलेंडर से डेट लिख ली थी तीनों। मैंने लिख दिया था जनवरी 2019 में मेरे को प्रीलिम्स देना है, मेरे को जून में इसका मेंस देना है, और मेरे को सितंबर में इंटरव्यू देना है। मैंने ये लिख के बिल्कुल सामने वहां पे लगा लिया था, मेरी स्टडी टेबल के सामने। और मैं डेली उसको देखता था कि वहां तक बिल्कुल पहुंचना है, सिलेक्शन तक। तो वो जब आप डेली देखेंगे वो आपका मोरल बूस्ट करेगा। और फिर उसके बाद छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया। जैसे मैंने पहला बनाया एक मैंने मान लीजिए आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फर्स्ट सेशन आपका होगा 2 महीने का। अभी ये मंथ चल रहा है हमारा, सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो सितंबर और अक्टूबर, इन 2 वीक, 2 मंथ का बनाइए आप सबसे पहले। उस 2 मंथ में आप देखिए एटलीस्ट कि मैं 3 सब्जेक्ट्स को खत्म कर पाऊं। 3 नहीं कर पाए, आप कोई टफ सब्जेक्ट चूज करें, आप 2 सब्जेक्ट्स को खत्म कर पाए। फिर उस सब्जेक्ट को पोर्शंस में डिवाइड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ मशीन्स है, तो थ्योरी ऑफ मशीन्स में आप सबसे स्टार्टिंग में मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद आप और टॉपिक्स पढ़ेंगे, एंड में आप जायरोस्कोप पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म से जायरोस्कोप को डिवाइड कर दिए पोर्शंस में। और कोशिश कीजिए जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना, उसके साथ साथ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए, तो वो आपका एक रिवीजन भी होता जाएगा साथ में। ओके ओके। सो राहुल, जैसे अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, और स्टूडेंट जो है ना डिफरेंट डिफरेंट अपने होम टाउन में अभी मतलब फंसे हुए हैं, और प्रिपरेशन उनकी अच्छे से नहीं हो पा रही है। सो उनके लिए जैसे अन अकेडमी काफी ज्यादा कोर्स वगैरह लेके आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कोर्सेज हैं, अन अकेडमी के ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं। सो आपके अकॉर्डिंग आप अपना क्या व्यू देना चाहेंगे उस पे, जैसे कि वो कोर्स कैसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे सकते हैं? मतलब अगर ये पर्टिकुलर कोर्स आपके टाइम पे होते तो क्या ये आपको बेनिफिट देते, या फिर मतलब आप इसके बारे में क्या राय रखना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर ऐसे कोर्सेज 2 साल पहले होते और मेरे को पता होता तो मैं 101% उसको फॉलो करता। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं और बहुत सारी गलत चीजें भी हैं। वो आपको फिल्टर आउट करना है कि आपको उनमें से कौन सी चीजें अपने अंदर लानी है, या कौन सी चीजों से आपने बेनिफिट लेना है।
तो आप उसको डिवाइड कीजिए। यहाँ पे आप देखिए, अगर अनअकैडमी के लेक्चर्स आपको सही में समझ में आते हैं, आप उससे सही फॉलो कर पाते हैं, काफी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे जो सही में एग्जाम को क्लियर कर पाए हैं, जो इन स्टेजेस से गुजर चुके हैं अपने टाइम में, तो आप उनके एक्सपीरियंसेस को देखिए, जो वो टिप्स बताते हैं आप उनको अप्लाई करके देखिए। बिना अप्लाई करे, बिना प्रैक्टिकल में लाए आप किसी भी उसको फॉलो मत करो, आप एक बार क्लास को देखो, आपको समझ में आते हैं तो आप उसको आगे फर्दर फॉलो करो। तो जो अवेलेबल लेक्चर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, दे आर हाईली बेनिफिशियल, ओके ओके। आपको सबको करना तो चाहिए। राहुल, आपका मतलब जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा था वो कैसा रहा? मतलब इंटरव्यू में काफी सारे स्टूडेंट्स इसी बात से डरे रहते हैं कि सर इंटरव्यू कैसे क्लोज करेंगे, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या फिर मेरा कम्युनिकेशंस बहुत बेकार है, या फिर मैं कुछ अदर एक्टिविटी मैंने मेंटेन नहीं रखी है, तो मेरा इंटरव्यू मतलब कैसा होगा, मैं अगर एग्जाम भी क्लियर कर लूंगा तो इंटरव्यू में क्या होगा? तो जैसे आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहेगा, जैसे स्टूडेंट्स की क्यूरी रहती है इस पर्टिकुलर फील्ड में? मैं आपको बताता हूँ कुलदीप, इंटरव्यू मेरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहा था। सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि इंटरव्यू यूपीएससी ने नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, इट इज अ मिसकंसेप्शन। यूपीएससी हमेशा कहते हैं कि हम कंडक्ट करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, वो इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो आपको कन्वे करना है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप क्यों एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स आप एक बेटर एस्पिरेंट है, आप एक बेटर ऑल्टरनेटिव देंगे उनको। तो उसमें आपका एक कंप्लीट प्रोसेस देखा जाएगा, कैसे आपने स्टडी की है, क्या आपने गैप लिए लिया है, कौन कहाँ से आप पढ़े हुए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, सिर्फ आपने पढ़ाई की है कि आप और हॉबीज और अदर इंटरेस्ट में भी, जैसे डेफ फॉर्म भरवाते हैं आपसे मीन्स के बाद, तो उस डेफ फॉर्म में आपका सारा कंप्लीट लिखा जाएगा। तो डेफ भी बहुत अच्छे से भरना होता है। और जैसे हम एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस भी होंगे, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको वहाँ पे पहले से प्रिपेयर करना होगा। लेकिन इंटरव्यू के बारे में डरने की कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से आपसे पूछा जाएगा टेक्निकल क्वेश्चंस भी, और नॉन टेक जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, एक आप ये मान कीजिए एक डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन होगा वहां पे। ओके जैसे हम दो दोस्तों के साथ बैठ के बात करते हैं, लेकिन वहां पे आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, अकाउंटेबिलिटी दिखानी है, आपको दिखाना है कि इस जॉब के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हूँ, तो यू शुड सिलेक्ट मी। okay okay. So Rahul, these are the very important motivational line for the students. Rahul, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक उनकी प्रिपरेशन अच्छी चलती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसा वो सोचते हैं उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होती है, और वो डिमोटिवेशन और डिप्रेशन फील करने लग जाते हैं। तो दैट्स वाई वो अपनी रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करें, अपने मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करें, इन सब चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपने भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस की होगी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इसमें, जिससे स्टूडेंट्स को उससे सीखने को मिले? बिल्कुल, हर एस्पिरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एस्पिरेंट ये सेम प्रॉब्लम फेस करता है। आपको एक मोमेंट पे लगेगा कि नहीं, मेरे साथ ही मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही, मेरी टेस्ट सीरीज में रैंक अच्छी नहीं आ रही, लेकिन हर एक एस्पिरेंट फेस करेगा, तो आप इसमें अकेले नहीं हो। मैंने भी, मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी 2019 में, स्टार्टिंग से ही मेरे हर एग्जाम में बहुत ही अच्छी अंडर 100 अंडर 50 रैंक्स आ रही थी, लेकिन क्या हुआ, जो मैंने लास्ट मेंस का अपना टेस्ट सीरीज लिखी थी उसमें मेरी रैंक आई ट्रिपल डिजिट्स में। तो वहां पे मेरा भी कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। 15 डेज बिफोर एग्जाम, अब तक आपका बहुत अच्छा चल रहा था, आप एकदम से बिल्कुल गिर गए। तो मैंने वहां से ये सीखा था कि एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज का। तो आप गिरने मत दीजिए अपने कॉन्फिडेंस को। अगर एक टेस्ट में कम रैंक आ गई, आप उसकी मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए, एक दिन का प्रिपरेशन में टाइम लीजिए, आप देखिए कि आपसे गलतियां क्या हुई, और अगली बार फुल एक कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट एग्जाम दे, श्योरली आप इंप्रूव करते जाओगे। आपको बहुत ये मत सोचिए कि कई लाख एस्पिरेंट बेस्ट हैं, हम तो उसमें से कुछ हैं। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपकी फाइट सिर्फ एक सीट के लिए है। तो श्योर आप इस चीज को दिमाग में रखें बस, और आप प्रिपरेशन करते रहें, और आउटकम के बारे में ना ज्यादा सोचें, छोटे टारगेट्स को अचीव करने पे फोकस ज्यादा करें। श्योर है राहुल, ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट बताई है कि मतलब जो हम मतलब कभी कभी मान लीजिए अच्छा परफॉर्म करते हुए भी अचानक से हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो उसी में मैं जी बेसिक लाइफ से एक एग्जांपल अटैच करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कभी बाइक चला रहे हैं और आप बाइक के एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन होता है ना कि कभी कभी गलती से हम बाइक का कहीं ना कहीं पे हम हमारी बाइक जो है टकरा जाती है, या फिर बाइक हमारी गिर जाती है, कहीं ना कितने ही हम चाहे एक्सपर्ट हो, लेकिन हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशंस भी हमारे सामने आ जाती है। तो देश भाई वहां पे ये इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाइक चलाना नहीं आती है,
हो सकता है टेस्ट सीरीज में भी आपने टेस्ट दिया और उसमें परफॉर्मेंस आपकी नहीं आई एक टेस्ट में, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको पर्टिकुलरली आपको बहुत प्रिपरेशन आपकी अच्छी है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई वो आपको आप उस चीज में मोटिवेट रहेंगे तभी आप चला पाएंगे। अदरवाइज ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो श्योरिटी है कि आप कुछ अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। सो काफी अच्छा राहुल का ये पर्टिकुलरली उन्होंने बताया। एंड राहुल एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मुझे मतलब लास्ट टाइम में एक्सपेक्टेशन करने लग जाएंगे खुद से कि मुझे इस बार रैंक लानी है, या फिर मैं रैंक नहीं लाया तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, अगर मैं रैंक नहीं लाया तो सोसाइटी क्या सोचेगी। तो ये एक उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर जनरेट हो जाता है। इस अननेसेसरी प्रेशर को अगर आपने भी फील किया हो या फिर इसके बारे में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि वो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, this is true that we live in a society surrounded by many kind of person. There will be some people who will motivate us. There will be some people who will pull us behind. They want us to remain at the same level at which they are. तो हमें वहां पे देखना है कि कौन हमें एक अच्छा पुश कर रहा है डायरेक्शन में और कौन हमें चाह रहा है कि हमारा सिलेक्शन ना हो। तो ऐसे नेगेटिव फैक्टर से ना आपको दूर हटना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल एग्जाम में ही नहीं, आपको लाइफ में भी ऐसे लोगों को चूज करना पड़ेगा हर स्टेज पे। काफी आपके दोस्त होंगे जो कहेंगे यार इतने एस्पिरेंट्स हैं, कैसे एग्जाम क्लियर होगा तुम्हारा। तो आप उनसे डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि आपको चाहिए पॉजिटिव वाइब्स। वाइब्स का बहुत ज्यादा इसमें होता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव फील करेंगे तो आप अपना एक 100% एक आउटकम, एक प्रोडक्टिव होके आप वहां पे जा पाएंगे। तो आप एक अच्छा अटेम्प्ट दे पाएंगे। और रिजल्ट को बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रखना होता है, क्योंकि कई बार लक भी काम करता है। कई बार होता है कि आपके पढ़े हुए टॉपिक्स में से ही सारे क्वेश्चन आए, कई बार नहीं भी आ पाते हैं। तो इसीलिए स्टेजेस में होता है यूपीएससी का एग्जाम। अगर आपने एक साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी है तो आई गारंटी इट कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एंड इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि इस अटेम्प्ट में होगा, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में होगा, दैट डजंट मैटर। आपको एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करने पे फोकस करना है, ना कि आपका सिलेक्शन कौन से अटेम्प्ट में होता है, आपकी रैंक कौन सी आती है। वो सब सेकेंडरी मैटर्स होते हैं। मेन आपका होना चाहिए फोकस अपनी प्रिपरेशन से। अपने प्रिपरेशन से लगाव कीजिए। सोचिए कि आप एक ऐसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में जा रहे हैं जहां से देश के बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स निकले हैं, और जब आप इसको एक पॉजिटिव वे में देखेंगे तो श्योरली यू विल क्रैक दिस एग्जाम। ओके ओके। सो राहुल, एक मैं पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करते हैं और उससे पहले की जो लाइफ होती है, उन दोनों लाइफ में क्या मतलब डिफरेंस आ जाता है। जैसे एक आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर देने से पहले की लाइफ है, और एक आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक लेके आ गए आप अच्छी सी, तो इसमें आपकी लाइफ में आपकी आपको जो सोसाइटी ऑब्जर्व करती है या आपके फ्रेंड जो ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या चेंजेस आपको नजर आए जो आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, वो चेंजेस आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के साथ। ये बिल्कुल ठीक है कि जब आप एक एग्जाम एक एक बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, अचीव कर देते हैं, तो सोसाइटी आपको एक बेटर वे में देखती है। लेकिन मैं कहूंगा कि वो आपकी स्ट्रगल को नहीं देख पाते। कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, कितना आपने एक नाइट्स अपनी दी थी वहां पे, कौन से आपने इवेंट्स छोड़े थे, कब अपने दोस्तों के साथ नहीं गए थे आप, क्या आपने अपनी सोशल लाइफ में मिस किया था। तो वो सेक्रीफाइसेस सिर्फ आपको ही पता होते हैं। बाकी सबको तो क्या पता होगा कि आपकी एक रैंक आई है, एक एग्जाम क्लियर किया है कुछ दिन में। बाकी वो जो चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव होंगे। आप लेकिन आपको खुद भी अपने अंदर वो फील करना है। एक एग्जाम क्लियर करना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस एग्जाम को क्लियर करके उस पे उस रेपो को मेंटेन करना, उस प्रेस्टीज को मेंटेन करना, उस ऑनर को मेंटेन करना मैं बड़ी बात मानता हूँ। कि आप एक स्केल पे अगर आप सोचते हैं कि मैं इंडियन इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो वो मोटिवेशन आपके साथ पूरी लाइफ तक रहना चाहिए। बाकी एग्जाम क्लियर करेंगे, बिल्कुल सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, आपको हर जगह एक अच्छी नजर से देखा जाएगा, आपको सोशल सर्कल में रिस्पेक्ट बढ़ेगी। वो तो सब है बिल्कुल। श्योर श्योर श्योर। सो जो राहुल अनअकैडमी के स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं, इस सेशंस को देख रहे हैं, उनको अगर आप कुछ मोटिवेशनल लाइन या फिर कुछ अपनी टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कि उनको पर्टिकुलरली कैसे फोकस रखना चाहिए, जो भी आपको लगता है आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बस मैं इस टाइम को कंसिडर करके यही कह पाऊंगा कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा ये प्रीवियस टाइम, चैलेंजिंग रहा है हमारे हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंजिंग रहा है। लेकिन जब हम इस चैलेंज से कुछ सीख के आगे बढ़ पाएंगे तो वही रियल सक्सेस होगी। टाइम ने भी हमें बहुत बार यही सिखाया है। बहुत सारे वर्ल्ड वॉर्स देखी है हमने, हमने डिप्रेशन देखे हैं, हमने ट्रेड मार्केट क्रैशेस देखे हैं।
तो उस सब से सफर करने के बाद हम सीख के और आगे बढ़े हैं, तो ये भी टाइम है, ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो आप इसमें से जो पॉजिटिव निकाल सकते हो आप उस पर फोकस कीजिए। आप अपनी फैमिली के साथ है, ये टाइम हर बार नहीं मिलता है। मे बी आप पहले बाहर पढ़ रहे थे, आप अपनी फैमिली के नजदीक है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप एक फोकस मैनर में एक छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते हुए एक बड़े टारगेट के नजदीक पहुंच पाए। तो आई विश ऑल द एस्पिरेंट्स ऑल द बेस्ट एंड ऑल फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स, ऑल द बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू राहुल, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम दिया और जो एस्पिरेंट है उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश की। काफी कम लोग होते हैं जो एक सक्सेस लेवल पे पहुंचने के बाद अपने जो पीछे जो उनके जैसे फ्रेंड थे या फिर उनके उस जिस प्लेस में से वो निकले हैं उस रूट को भूलते नहीं है और उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं थ्रू देयर गाइडेंस। सो मैं आपको इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा एंड थैंक यू राहुल कि आपने अपने इतने वैल्यूबल टाइम में से हमें टाइम निकाला और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक पॉजिटिव फीडबैक दिया। एंड अनअकैडमी की तरफ से मैं आपको थैंक्स करूंगा उनके बिहाफ पे कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया और उम्मीद करते हैं कि अगर एस्पिरेंट को आपको फ्यूचर में भी आपसे गाइडेंस चाहिए तो आप अपना वैल्यूबल टाइम में से कभी पीरियड निकाल के और अपना स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। ओके, तो थैंक यू राहुल एंड हैव ए गुड लक फॉर योर अपकमिंग लाइफ। थैंक यू कुलदीप।